आज हम लोग एक नए चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी की। अच्छा, एल्गोरिज्म की परफॉर्मेंस को अगर मेजर करना है तो हमको कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन पैरामीटर्स को हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये दोनों परफॉर्मेंस मैट्रिसेस या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं किसी भी एल्गोरिज्म को मेज़र करने के लिए कि उसकी इफ़िशियंसी कितनी है। देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग कुछ फंडामेंटल फंक्शंस जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे मैथमेटिकली हम लोग किसी एल्गोरिज्म की एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं कमेंट से। आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा होगा तो उसमें आप लोगों ने कमेंट का इस्तेमाल किया होगा। देखिए, सी में अगर हमें कमेंट लिखना है तो हम लोग कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं। कमेंट्स हमारे सोर्स कोड के पार्ट होते हैं बट जिनका कोई इस्तेमाल कंपाइलेशन में नहीं होता, या दूसरे शब्दों में कह दीजिए कि ये हमारे सोर्स कोड के पार्ट नहीं होते। बातें दोनों एक ही बता रही हैं। हमने अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है। मसलन अगर मैं अपने प्रोग्राम में किसी वेरिएबल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो वेरिएबल का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए हो रहा है हमें ये बताना पड़ेगा। अगर हमने अपने प्रोग्राम में किसी फंक्शन को मैंने क्रिएट किया है तो वो फंक्शन बेसिकली किस पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन अगर हमको देनी हो तो वी विल ऑलवेज बी इन नीड ऑफ कमेंट। प्रोग्राम जब भी कंपाइल होगा, कमेंट्स के अंदर जो कुछ भी टेक्स्ट लिखे गए होंगे उनका कहीं कोई रोल नहीं होगा। आप लोगों को मैं एक और बात बताऊं, ये जो कमेंट है इस कमेंट को हम लोग कई बार मेटा डेटा भी बोलते हैं। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। अच्छा, हम लोगों की एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि हम लोग कमेंट देने से बड़ा बचते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, वो यही है कि आपको कमेंट देना चाहिए, क्योंकि जब आप कमेंट देते हो तो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है और रीडेबिलिटी बढ़ने की वजह से अंडरस्टैंडेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मसलन आपने अपने प्रोग्राम में कोई एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक यूज किया है तो उस कॉम्प्लेक्स लॉजिक को समझाने के लिए कुछ आपको हेल्प जैसी कोई चीज़ कमेंट में लिख देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर दोबारा आपकी कंपनी में मॉडिफिकेशन में आए या उसका अगला वर्जन आपको बनाना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस कंपनी में काम कर रहे हो सकता है कि आप कंपनी छोड़ चुके हो, या हो सकता है कि अगर आप कंपनी में भी हो तो आपको किसी और प्रोजेक्ट पे असाइन किया गया हो। तो आपके कोड को समझना दूसरों के लिए आसान हो जाएगा अगर आपने कमेंट का इस्तेमाल किया है। इसीलिए कमेंट को हम लोग मेटा डेटा भी बोलते हैं, और मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा। तो अगर कोई बोले तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि यस वी हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ मेटा डेटा। और व्हाट इज मेटा डेटा? तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेटा डेटा इज कमेंट। ठीक है, और कमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द सोर्स कोड। ठीक है,
चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा कोड जो है किसी प्रोग्राम का एक पार्ट में आपके सामने में लिख रहा हूं। यहां जो है हमने एक फॉर लूप को यूज किया है और ये जो फॉर लूप है वो 1 से लेके n तक चल रहा है। इस फॉर लूप के अंदर मैंने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो करली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं आपको, बेसिकली इट इज रिप्रेजेंटिंग बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप जब भी एग्जीक्यूट होगा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। चलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो बॉडी ऑफ लूप है इसकी जो कास्ट है वो C ऑफ K है, कास्ट C ऑफ K है। और ये जो कास्ट है हम इन टर्म्स ऑफ टाइम की बात करें, यानी एक बार जब ये लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो C के कास्ट कंज्यूम होगी और हमारा ये जो लूप है वो n टाइम्स चल रहा है। केवल इसी पार्ट की अगर हम लोग एनालिसिस करें तो देखिए ये लूप की बॉडी n टाइम एग्जीक्यूट होगी तो टोटल कास्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो C के प्लस C के प्लस 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 और NH टाइम्स C के को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ये जो हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं इसको समेशन के साथ ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1 से लेके n तक CK को बार बार ऐड किया जा रहा है, या इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू C ऑफ K। तो ये जो एक्सप्रेशन आया NCK, इट इज रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल कास्ट ऑफ द कोड स्नैप जो हम लोग यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। अब जरा देखिए तो ये जो समेशन का सिंबल है ये हमारे लिए नया नहीं, हम लोग इस समेशन के सिंबल से फेमिलियर है। हमने यहां i की वैल्यू बता दी है 1 और कहां से कहां तक n तक, और 1 से लेके n तक इस C ऑफ K को हम लोग ऐड कर रहे हैं। बार बार जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसी को मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो n टाइम C ऑफ K को ऐड करना है, मतलब हम लोग सीधे लिख सकते हैं n इंटू C ऑफ K, ठीक है। चलिए जब हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो है CPU, और CPU जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम एक छोटी सी बात बोलते हैं कि मेरे पास जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के पास केवल एक CPU है। आई हैव ओनली वन CPU इंस्टॉल्ड एट माई मशीन, और मैंने कोई एक प्रोग्राम लिखा जिसमें मैं 2 लूप जो है मैं चला रहा हूं।
ये दो लूप, और हमने कहा कि ये जो बॉडी ऑफ लूप है इसकी जो कास्ट है वो मान लीजिए कि P ऑफ K है। तो ये लूप जो दूसरा वाला लूप है वो m टाइम्स चलेगा, और अब दूसरे वाले लूप के लिए जो कास्ट निकल के आएगी वो क्या होगी, तो m इंटू P ऑफ K। पहले वाले की जो कास्ट निकल के आई वो कितनी निकल के आई, तो n ऑफ C के। ठीक है, चलिए हम ये कह रहे हैं कि अभी ये एक प्रोग्राम जिसमें दो लूप हम लोगों के सामने दिख रहे हैं, इनको हम अपनी इस मशीन पर एग्जीक्यूट करा रहे हैं, और इस मशीन के पास सिंगल प्रोसेसर है। चलिए, तो अब इसके आर्डर को आप कंसीडर करिए। तो हो सकता है कि ये लूप पहले आ रहा हो या हो सकता है कि ये लूप बाद में आ रहा हो। तो आर्डर का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि काम एक ही मशीन को करना है, एक ही प्रोसेसर को करना है। चलिए, तो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोग्राम में, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा है। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन बोलने का मतलब क्या है कि वन आफ्टर अनदर टास्क को हम लोग कंप्लीट करें। तो हमने कहा कि सबसे पहले लूप 1 आया, और उसके बाद क्या आया, लूप 2 आया। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो सबसे पहले लूप 1 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद लूप 2 का एग्जीक्यूशन होगा। कौन एग्जीक्यूट करा रहा है, तो दिस सीपीयू। अब मैं ये कहूं कि इन दोनों लूप के एग्जीक्यूशन में जो टोटल टाइम या टोटल कास्ट इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी, तो n इंटू सी के प्लस m इंटू पी ऑफ के, ये टोटल कास्ट इन्वॉल्व होगी। आप इस बात को ऐसे समझिए कि आज संडे है और आज आप घर पे हैं और आपके घर वालों ने आपको दो टास्क दिया। पहला टास्क ये दिया कि आपको कुछ कपड़े दिए गए, कहा गया कि इसको जो है आप आयरन कर दें, और उसके बाद आपसे कहा गया कि आप अपने कमरे की सफाई कर दीजिए। ठीक है, और आपसे पूछा गया कि ये बताओ कि ये जो कपड़े हम तुमको दे रहे हैं वो तुम कितने मिनट में उसकी जो है उसको प्रेस कर लोगे या आयरन कर लोगे। तो आपने कहा कि भाई हमको कम से कम हमको लगेगा 20 मिनट लगेगा कपड़े को आयरन करने, और कमरे की सफाई करने में भी मुझे 20 मिनट का समय लगेगा। तो जब आप अपना टास्क शुरू करेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि 40 मिनट के बाद आपने अपने दोनों टास्क को कंप्लीट कर लिया। उसी तरीके से हमारा जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर इन दोनों लूप को एग्जीक्यूट करा रहा है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो जो टोटल कास्ट होगा वो एन सी के प्लस एम पी के होगा। चलिए, अब हम एक काम ये करते हैं। अब हमने कहा कि ऐसा है कि मेरी जो मशीन है, जो मेरे पास जो कंप्यूटर है, वहां पे दो प्रोसेसर है, P1 और P2, और ये जो दो प्रोसेसर हैं हमने हर एक प्रोसेसर को एक लूप असाइन कर दिया है। चलिए, हमने कहा कि लूप 1 कौन एग्जीक्यूट कराएगा, तो प्रोसेसर 1 एग्जीक्यूट कराएगा, और लूप 2 कौन एग्जीक्यूट कराएगा, तो लूप 2 विल बी एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेसर P2। और हमने
दोनों प्रोसेसर पे एग्जीक्यूशन को स्टार्ट किया। अब हमसे कहा जाए कि ये बताइए कि कब दोनों लूप कंप्लीट हो जाएंगे, कब दोनों लूप कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चीज अगर आपको निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्स ऑफ सी ऑफ के कामा पी ऑफ के। चलिए अब इसी चीज को हम लोग डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझते हैं। अभी भी हम लोगों के पास वही दो टास्क है, एक कपड़े की आयरनिंग करना और दूसरा कपड़े की सफाई करना। और अब हुआ क्या कि आपका भाई भी इन्वॉल्व हो गया, तो हमने कहा कि ये है मिस्टर राम और ये है मिस्टर श्याम। हमने कहा कि भाई राम और श्याम में से किसी एक को जो है कपड़े की इस्त्री करने का काम दे दो और दूसरे व्यक्ति को जो है घर की सफाई, कमरे की सफाई करने का काम दे दो। अब राम ने कहा कि हम 17 मिनट में कपड़े को प्रेस कर लेंगे, कपड़े को आयरन कर लेंगे। और श्याम ने कहा कि हम 23 मिनट में कमरे की सफाई कर लेंगे, क्लीन। और दोनों लोगों ने अपना अपना काम एक साथ शुरू किया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों काम कब खत्म हो जाएंगे, तो देखिए पहला काम तो 17 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा काम कब खत्म होगा, 23 मिनट में खत्म। और दोनों काम एक साथ शुरू हुए हैं, तो दोनों काम कब खत्म माने जाएंगे, जब सफाई भी हो जाए। यानी अगर हम इसको मैक्स फंक्शन में डालें तो मैक्स ऑफ 17, 23, यानी 23 मिनट के बाद ये दोनों के दोनों टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। उसी तरीके से जैसे P1 को लूप 1 असाइन किया गया है और P2 को लूप 2 असाइन किया गया है, और पूछा यह जा रहा है कि कितने टाइम के बाद इन दोनों लूप का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आंसर इज मैक्स ऑफ सी के कामा पी के। ठीक है, तो मेरे ये जो मैंने अभी डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताना है कि मैक्स फंक्शन जो है किस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी में इन्वॉल्व होगा, किस तरीके से हम लोग मैक्स फंक्शन को यूज करेंगे। चलिए अब जरा यहां ध्यान दीजिए, तो ये दोनों के दोनों लूप कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब ये है कि ये लूप अलग एग्जीक्यूट हो रहा है और ये वाला लूप अलग एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और इस केस में जो हमको टोटल कास्ट मिली है वो क्या मिली है, तो एन सी के प्लस एम पी के। दिस इज द ओवरऑल कास्ट व्हेन बोथ लूप्स आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। चलिए नाउ let us try to discuss about a case where loops are dependent। और जब हम बोलेंगे कि लूप जो है वो डिपेंडेंट है, तो मेरे बोलने का मतलब क्या होगा, तो मेरे बोलने का मतलब ये होगा कि हम नेस्टिंग ऑफ लूप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं डिस्कशन को थोड़ा और आसान हम करते हैं। हमने कहा कि फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, और इसकी कास्ट है c ऑफ k। फिर इसके नीचे हमने लिखा फॉर j ऑफ 1, j लेस देन इक्वल टू m, j प्लस प्लस, और हमने कहा कि इसकी कास्ट भी क्या है, c ऑफ k।
और ये दोनों लूप इंडिपेंडेंट है, इस केस में जो टोटल कास्ट आएगी वो क्या आ जाएगी? तो एन सी के प्लस एम सी के, और ये क्या हो जाएगा? एन प्लस एम इंटू सी ऑफ। चलिए, हमने दोनों की बॉडी का कास्ट सेम लिया, एनालिसिस थोड़ी आसान हो। और यहां पे हम लोग एक काम करते हैं, लिखते हैं फॉर i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। फिर इसके अंदर जो है मैंने एक लूप चला दिया और फिर मैंने यहां पे लिखा है सी एफ। ध्यान दीजिए, तो यहां पे नेस्टिंग दिख रही है। नेस्टिंग बोलने का मतलब क्या है कि वी हैव ए लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। ठीक है, चलिए अब i की हर एक वैल्यू के लिए, i की हर एक वैल्यू के लिए ये जो इनर लूप है वो m टाइम्स चलेगा। ठीक है, वो m टाइम्स चलेगा। ठीक है, यानी ये लूप कितनी बार चलेगा? तो m टाइम चलेगा, और एक बार जब ये एग्जीक्यूट होगा तो कितनी कास्ट कंज्यूम होगी? तो सी ऑफ के कास्ट कंज्यूम होगी। और ये लूप कितनी बार चलेगा? तो n टाइम चलेगा। तो मैंने क्या लिखा? n इंटू एम इंटू सी ऑफ के। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू क्या मिलेगी? nm ऑफ सी ऑफ के। दिस इज द टोटल कास्ट, टोटल कास्ट। चलिए, दो एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल रहा है। पहला एक्सप्रेशन क्या मिल रहा है? n प्लस m इंटू सी के, और दूसरा क्या मिल रहा है? nm सी। चलिए हम लोग जरा इन दोनों कास्ट की एनालिसिस करें तो क्या होगा? इन दोनों कास्ट की हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होगा। तो n प्लस m इंटू सी ऑफ के और nm सी ऑफ के, इन दोनों की जो है कॉम्प्लेक्सिटी या दोनों की जो ओवरऑल कास्ट है उसको हमें कंपेयर करना है। चलिए, चूंकि सी ऑफ के यहाँ पे भी कांस्टेंट है और यहाँ पे भी कांस्टेंट है, इसलिए सी ऑफ के का कोई बहुत बड़ा रोल सामने नहीं आएगा। बेसिकली हमको जो कंपैरिजन करना है वो n प्लस m और nm को लेके करना है। चलिए, अब हम ये कहें कि चलिए यहां पे हम n और m की वैल्यूज को रखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड सो। दोनों की वैल्यू को अभी भी हमने सेम रखा है ताकि एनालिसिस हमारी आसान हो सके। तो अगर n और m दोनों की वैल्यू 1 है तो n प्लस m कितना हो जाएगा? 2 1 4 4 6 9 8 16 10 25 एंड सो। ध्यान दीजिए, n और m की वैल्यू हमने लिया और अब हमने कंप्यूट किया
n प्लस m और n इंटू m। चलिए एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश की जाए। हमने कहा दिस इज n, दिस इज m। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे। n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 1। ये पहला पॉइंट मिला, n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 1। तो क्या मिला? nm। तो देखिए 1, फिर 2 और 2, फिर 3 and 3, फिर 4 and 4। यानी कुछ ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा। और ये किसके लिए है ये लाइन? तो दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग n प्लस m। चलिए अब n इंटू m की बात करें तो यहीं पे हम रहेंगे। 2 इंटू 2 की बात करें तो 4, यानी 2a और 2a, तो 4 कहीं पर लाई करेगा। इस तरीके से जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो n इंटू m का जो ग्राफ होगा, ध्यान दीजिए यहां पे कि जब n और m दोनों की वैल्यू 1 है तो n प्लस m बड़ा है और nm छोटा है। ठीक है, जब 2 2 है तो दोनों क्या हो गए? सेम हो गए हैं। और जब 3 3 हुआ तो हमको यहां पे वेरिएशन दिखने लगा, और जब वेरिएशन दिखने लगा तो 2 2 यहां तक तो ग्राफ सही रहेगा, उसके बाद से सीन कुछ ग्राफ का ऐसे हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियली जो है ग्रो करेगा। अब जरा देखिए तो ये जो दो पॉइंट हमको मिल रहे हैं, n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू 1 है, तो हमसे अगर पूछा जाए कि कौन ज्यादा इफिशियंट है तो हम बोलेंगे कि जहां नेस्टिंग हो रही है वो इफिशियंट है। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो नेस्टिंग ऑफ लूप में आया था तो वैल्यू 1 थी। अब हमसे कहा गया कि भाई साहब n और m दोनों की वैल्यू 2 2 हो गई है, अब बताइए कि दोनों में कौन बेहतर है? तो हमने कहा कि भाई साहब यहाँ पे तो टाई हो गया क्योंकि दोनों की कास्ट एक जैसी है। लेकिन जैसे हम लोग यहां से आगे बढ़े एक चीज क्लियर हो गई कि n प्लस m जो है इज लेस देन nm। ठीक है, n और m की वैल्यू जब 3 नहीं थी तो उसके पहले दिक्कत हो रही थी, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। पहली बार तो हमको लगा कि नेस्टिंग वाला ज्यादा इफिशियंट है, दूसरे वाले में लगा कि यार ये तो टाई हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग तीसरे वाले केस पे आए जहां पे m और n दोनों क्या है 3 3 हुए एंड ऑनवर्ड्स, हमको एक चीज दिख गया और ये बड़ा नोटिसेबल है कि n प्लस m की जो कास्ट है इट इज लोअर देन द कास्ट ऑफ n इंटू m। यानी
हम लोग एक डिसीजन लेने के पोजीशन में हैं। कब? when n is greater than equal to 3 and m is greater than equal to 3। इसके पहले हमारा कोई डिसीजन कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो जो भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे उस ग्राफ का जो कंसिस्टेंट बिहेवियर होगा वो हमको एक सर्टेन पॉइंट के बाद मिल सकता है। और इस एग्जांपल में वो सर्टेन पॉइंट क्या है? when n is greater than equal to 3, n is greater than equal to 3, then and only then we have a consistent behavior of the function कि n plus m और n into m में कौन बड़ा है, ठीक है। तो ये चीज बड़ा रिमार्केबल है। चलिए हम लोग अब दूसरे कंक्लूजन पे पहुंचे। तो जो दूसरा कंक्लूजन है वो क्या है? ये दूसरा कंक्लूजन बड़ा शानदार है। देखिए, कंक्लूजन ये है कि इंडिपेंडेंट लूप्स आर लेस कॉस्टली ओवर डिपेंडेंट लूप्स। इसलिए जब भी आप लोग सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाएं तो कोशिश ये करिए कि लूप की जो नेस्टिंग है उस नेस्टिंग को या तो हम मिनिमाइज कर दें या फिर अगर एलिमिनेट हो सकता है तो एलिमिनेट कर दिया जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं फ्लोर फंक्शन की और सीलिंग फंक्शन की। फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम लोग फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन की बात करेंगे तो हम लोगों को कौन सी वैल्यूज मिलेंगी? मसलन मैंने लिया 3.14 फ्लोर वैल्यू और 3.14 सीलिंग वैल्यू। फ्लोर मतलब आप समझ ही रहे हैं फर्श, और सीलिंग मतलब क्या हो गया? छत, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रियल नंबर पास किया है 3.14 दोनों जगह पे। तो 3.14 जब हमने पास किया है तो हमको क्या मिला? तो हमको मिला कि 3.14 किस इंटीजर के सबसे करीब है? तो इट इज 3, ठीक है। और 3.14 अगर इसकी सीलिंग वैल्यू हम ले तो इससे ठीक इमीडिएटली बड़ा इंटीजर कौन सा होगा? तो वो होगा 4। तो देखिए सीलिंग फंक्शन हमको क्या देगा? बड़ी वैल्यू देगा x से। और फ्लोर फंक्शन क्या देगा? तो जो भी नंबर हम पास किए होंगे रियल नंबर, उसमें जो इंटीजर पार्ट होगा वो हमको रिटर्न करेगा। चलिए इस चीज को थोड़ा ऐसे समझते हैं। हमने कहा कि एक रियल नंबर है, आई हैव अ रियल नंबर। तो रियल नंबर में एक क्या होगा? इंटीजर पार्ट होगा और एक क्या होगा? फ्लोटिंग वैल्यू या फ्लोट पार्ट होगा। तो इंटीजर पार्ट को मैंने किससे लिखा है? आई पी, और फ्लोट पार्ट को मैंने किससे लिखा है? तो एफ पी। अब हम कहें कि ये एक्स में ये दोनों चीजें, अब हम ये कह रहे हैं कि सीलिंग ऑफ एक्स। तो सीलिंग ऑफ एक्स बोलने का मतलब क्या हो गया? आई पी प्लस 1 और
सीलिंग में IP+1, और जब हम लोग फ्लोर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ओनली एंड ओनली IP। ठीक है, अब जरा देखिए 3.14, तो इसमें IP क्या है 3, इंटीजर पार्ट 3, और फ्रैक्शनल पार्ट या फ्लोटिंग पार्ट क्या है 0.14। ठीक है, तो जब हमने इसको पास किया है कहां, इस सीलिंग फंक्शन में, तो हमको क्या मिला है 4। देखिए यहां पे हमको 4 मिला, यहां पे हमको 3 मिला। तो कैसे 4 मिला, तो इंटीजर पार्ट +1, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा हुआ IP+1, तो हमको क्या मिल गया इंटीजर पार्ट। और जब हम लोग फ्लोर की बात कर रहे हैं तो फ्लोर मतलब सीधे सीधे क्या है, फ्लोर मतलब IP मीन्स इंटीजर। इस चीज को आप लोग लिखिए। कई बार जो फ्लोर फंक्शन होता है इसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बोलते हैं, और सीलिंग फंक्शन को लीस्ट इंटीजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कहा जाए कि -8.5 का फ्लोर वैल्यू बताओ, तो देखिए वैल्यू निगेटिव है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो इससे छोटी आएगी। 8.5 से छोटी वैल्यू हमको चाहिए, और साइन यहाँ पे क्या है, तो इट इज माइनस। तो -8.5 से छोटी कोई वैल्यू बोलिए जहां पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, तो वो क्या होगा -9। ठीक है, और जब हम लोग बोलेंगे -8.5 का क्या सीलिंग वैल्यू, तो -8.5 से छोटी वैल्यू जहां पे कोई फ्रैक्शनल पार्ट ना हो, इट इज -8। ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्लोर फंक्शन एंड सीलिंग फंक्शन। चलिए अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, यहां पे हम लोग मॉड फंक्शन की बात करें। मॉड फंक्शन, मॉड फंक्शन, चलिए हमने कहा x इक्वल्स टू ny+r। चलिए मैंने कहा 13 इक्वल्स टू 2 × 5 + 3। ठीक है, अब r मतलब क्या हो गया, r मतलब हो गया रिमाइंडर। r मतलब क्या हो गया, रिमाइंडर। चलिए अब हम 13 mod 5 करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। देखिए सी में यही ऑपरेशन आप लोग कुछ ऐसे करते होंगे, मॉड ऑपरेटर रिमाइंडर डिवीजन ऑपरेटर लगाते 3। देखिए और अगर हमसे कहा जाए कि इंट फंक्शन के बारे में क्या पता है, इंट फंक्शन, देखिए तो इंट फंक्शन में अगर हम कोई रियल नंबर पास करते हैं, तो हमने कहा कि मान लीजिए मेरे पास एक रियल नंबर है x, तो रियल नंबर जो x है उसमें दो पार्ट होंगे, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, i प्लस fp। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 3.14, तो 3.14 में इंटीजर पार्ट क्या है 3,
और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो 0.14, ठीक है। अब अगर हम कहें इंट ऑफ एक्स यानी इंटीजर फंक्शन में हमने क्या पास कर दिया है, 3.14। तो जो भी रियल नंबर हम लोग पास करेंगे उस रियल नंबर का जो इंटीजर पार्ट है वो हमको मिल जाएगा, यानी 3.14 में इंटीजर पार्ट क्या है, 3 है, तो वो हमको मिल गया। चलिए अगर हम कुछ ऐसे लिखें 3/5, 3 डिवाइडेड बाई 5, तो ये वैल्यू हमको क्या मिलेगी, तो 2.6। बोलिए, और अगर हम इसको ऐसे लिखे इंट 13/5, तो ये क्या हो जाएगा, इंट 2.6, इट इज 2। मजे की बात यह है कि जब आप लोग सी में डेटा टाइप पढ़ रहे थे तो आप लोगों ने वहां पे एक बात पढ़ी, बात क्या थी कि जब इंटीजर और इंटीजर का ऑपरेशन होता है, whenever we perform any operation in between integers, we have integers as outcome, ठीक है। यानी इंटीजर और इंटीजर के बीच में जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो रिजल्टेंट हमेशा क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। देखिए अगर हम लोग यही काम सी में कर रहे होते तो क्या होता, 13 डिवाइड बाई 5, तो हमको क्या मिलता, 2। और यहां देखिए तो वी हैव टू पास 13/5 इनटू द इंट मेथड एंड देन वी आर गेटिंग 2, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को मॉड फंक्शन और इंट फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इसको आप लोग लिखिए, इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद वी विल डिस्कस वन मोर फंक्शन, और वो फंक्शन कौन सा है, तो वो है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है हम लोगों को डिस्कस करना है, तो जिसको आप लोगों ने मैथमेटिक्स में मॉड फंक्शन के नाम से पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। और कैसे इसको लिखते हैं, तो इसको ऐसे मॉड ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मॉड ऑफ 5, आंसर 5। हमने लिखा मॉड ऑफ -5, ध्यान दीजिए मॉड ऑफ -5, तो -5 इज लेस देन 0, तो मॉड ऑफ -5 क्या हो जाएगा, -x, और यहाँ x की वैल्यू क्या है, -5, तो ये क्या हो जाएगा, -5, इट इज 5, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। आगे आइए, नाउ वी विल डिस्कस फैक्टोरियल फंक्शन। जब आप लोग रिकर्सन पढ़ रहे थे वहां पे आप लोगों ने फैक्टोरियल फंक्शन को यूज किया था। n का फैक्टोरियल क्या होगा, तो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1 इफ n इज ग्रेटर देन 0 और 1 इफ n इज 0। चलिए 1 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0, और फैक्टोरियल ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगर 0 हो गई तो क्या मिलेगा, 1। 2 का फैक्टोरियल निकालिए, तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0,
2 into 1 into factorial of 0 is 1, it is 2 and so on. ध्यान रखिए कि जो फैक्टोरियल की बात हो रही है, फैक्टोरियल की जो बात हो रही है, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। फैक्टोरियल जो है वो नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइन नहीं है। चलिए, let us try to discuss one more concept which is about permutation. चलिए, हम यहां दो नंबर लेते हैं x एंड y। तो x एंड y से लेकर हम लोग कितने नंबर बना सकते हैं? तो पहला क्या बनेगा एक्स वाई, दूसरा क्या बनेगा वाई एक्स। ठीक है, हमने कहा कि x की वैल्यू ले लीजिए 3 और y की वैल्यू ले लीजिए 2। तो पहला नंबर क्या बन सकता है 32 और दूसरा नंबर क्या बन सकता है 20। क्या अपने पास कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है? आंसर इज नो। चलिए, अब हम बोल रहे हैं कि भाई साहब जरा आप 3 नंबर ले लीजिए x, y और z। अब जरा बताइए कि इससे कितने पॉसिबल परम्यूटेशन बनेंगे। चलिए, तो पहला x, y, z। देखिए x के प्लेस को मैंने फिक्स कर लिया। फिर दूसरा नंबर क्या बनेगा x, z, y। फिर तीसरा क्या बनेगा y को हम पहले लेके आए, फिर x, z। फिर चौथे में क्या हुआ y अपनी जगह पे है और ये हो गया zx। पांचवा देखिए z को मैं पहले पोजीशन पे लेके आया x एंड y, और छठे पे क्या बनेगा z, y, x। तो इफ वी हैव 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, देन हाउ मच परम्यूटेशन वी कैन कंप्यूट? आंसर इज 6। ठीक है, देखिए वैसे भी हमको पता है 3 अगर हैं तो कितने बनेंगे, तो फैक्टोरियल ऑफ 3। यहाँ पे कितने थे 2 थे, तो कितने बनेंगे परम्यूटेशन? तो फैक्टोरियल ऑफ 2। जैसे इसको लेकर समझा गया वैसे इसको लेकर समझते हैं। 1, 2 और 3 ले लीजिए। तो यहाँ x, y, z से कौन सा नंबर मिलेगा 1, 2, 3। फिर यहाँ से 1, 3, 2, फिर 2, 1, 3, फिर 2, 3, 1, फिर 3, 1, 2, फिर 3, 2, 1। देखिए, these are 6 different numbers that we have obtained from the permutation of 3 variables। ठीक है, तो इसके आगे जो कंसेप्ट डिस्कस करना है that one is the concept of logarithm। तो लॉगरिथम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। होप कि जो पुरानी मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा ब्रशअप हुआ होगा, एंड वी विल यूज all these concepts as a tool when we have to compute, when we have to derive the complexity of the algorithm। होप कि ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। कल फिर मिलते हैं इसी सब्जेक्ट के अगले वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।